अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का मेरे इस यूट्यूब चैनल साजिद इनामदार ई लर्निंग हब में आप तमाम का खैर मकदम करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम सैट 2023-24 के सवाल पर्चे में साइंस मजमून से जुड़े सवालात को हल करेंगे। सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 35 को इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए सवालात को हल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एनएमएस एग्ज़ाम 2023-24 का पेपर 2 यानी सैट पेपर को इंशाल्लाह हल करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जो सवालात हल करेंगे वो साइंस मजमून से जुड़े हुए सवालात को हल करेंगे। तो ये एनएमएस सैट 2023-24 का सवाल पर्चा है। सैट यानी स्कूलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पर ये जो सैट पेपर होता है ये 3 मज़ामीन पर मुश्तमिल होता है, जिसमें पहला मजमून साइंस होता है। साइंस में फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तबैयात, कीमिया और हयातियात। तो फिज़िक्स में कुल 12 सवालात होते हैं और कीमिया केमिस्ट्री में 11 सवालात और बायोलॉजी में यहाँ पर फिर से 12 सवालात। तो कुल 35 सवालात साइंस मजमून से जुड़े होते हैं। तो चलिए हम साइंस से जुड़े सवालात को हल करते हैं। तो सैट पर्चा जो शुरू होता है वो साइंस मजमून से शुरू होता है और साइंस में भी जो पहला सेक्शन होता है वो तबैयात यानी फिजिक्स। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है वो आला जो बरकी मैग्नेटिसी असर पर काम करता है वो है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, बरकी फ्यूज, बरकी बल्ब, बरकी घंटी, बरकी चूल्हा। तो देखिए यहाँ पर बरकी रो के जो बहुत सारे असरात हैं, बरकी रो का मैग्नेटिसी असर है, बरकी रो का हरारती असर। तो ये बरकी फ्यूज जो है ये बरकी रो के हरारती असर पर काम करता है। इसी तरह से बरकी बल्ब भी क्या है, बरकी रो के हरारती असर पर काम करता है। इसी तरह से बरकी चूल्हा भी क्या है, हरारती असर पर काम करता है। जबकि यहाँ पर जो ऑप्शन सी में है बरकी घंटी, ये बरकी रो के मैग्नेटिसी असर पर काम करती है। तो इस तरह से पहले सवाल का जो जवाब है बरकी घंटी, इलेक्ट्रिक बेल इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। ये ए, बी और डी जो है वो हरारती असर पर काम करने वाले आलात हैं, जबकि जो तीसरा है वो मैग्नेटिसी असर यानी बरकी घंटी मैग्नेटिसी असर पर काम करती है। देखिए जो दूसरा सवाल है ये रोशनी सबक से जुड़ा हुआ सवाल है। तो क्या है सवाल, अदसे के ज़रिए रोशनी की शुआओं के मुड़ने से मुताल्लिक सही शुआई डायग्राम दर्ज झील है। तो यहाँ पर अदसा दिया हुआ है, अदसे दिए हुए हैं, मुहद्दिब अदसा और मुकर अदसा। ये जो अदसा है इसको हम मुहद्दिब अदसा कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस इसे कहते हैं। और जो दूसरा वाला है जो दरमियान में दबा हुआ होता है ये मुकर अदसा, इसे कॉनकेव कहा जाता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर जब अदसे से रोशनी गुजरती है, अदसे से रोशनी की शुआ गुजरती है तो यहाँ पर इनेताफ होता है, यानी रोशनी की शुआ अपना रास्ता बदल देती है। शुआ जो सीधी जा रही थी यहाँ पर आकर के मुड़ रही है। मतलब जब अदसे से रोशनी गुजरती है तो यहाँ पर रोशनी का इनेताफ होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। जबकि आईने से जब रोशनी गुजरती है या टकराती है तो वहाँ इनेकास होता है, टकराना, इनेकास। और अदसे से क्या है, रोशनी होकर के गुजर जाती है तो यहाँ पर रोशनी का इनेताफ होता है। इनेताफ के बाद में रोशनी की शुआ मुड़ती है। तो कौन सा डायग्राम सही यहाँ पर है इसकी हमें पहचान करना है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर जो मुतवाज़ी शुआएं अदसे से गुजरने के बाद में मुंतशर हो रही हैं, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो मुहद्दिब अदसे में शुआएं मरकूज होती हैं, मुंतशर नहीं होती हैं। ऑप्शन ए गलत है। इसी तरह से ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर मुकर अदसा है। मुकर अदसे में पड़ने वाली जो मुतवाज़ी शुआएं हैं इन्हें ताफ के बाद में एक नुक्ते पर मरकूज हो रही हैं,
जबकि मुकर अदसे में इनेताफ के बाद शुआएं क्या होती हैं, मुंतशर होती हैं। तो ऑप्शन बी भी गलत है। और यहाँ पर ये बिल्कुल इसी से मिलता जुलता ऐसे ही है। तो यहाँ पर भी जब मुकर अदसे से शुआएं गुजरती हैं तो मरकूज तो नहीं हो रही, मगर यहाँ पर एक शुआ सीधी जा रही है इस तरह से, तो ये भी गलत है। जो सही डायग्राम है यहाँ पर अदसे से जुड़ा हुआ, यानी मुहद्दिब अदसे में पड़ने वाली मुतवाज़ी शुआएं इनेताफ के बाद एक नुक्ते पर मरकूज होती हैं, तो ये सही डायग्राम है। मुहद्दिब अदसे से जुड़ा हुआ ये सही डायग्राम है। मुहद्दिब अदसे में पड़ने वाली शुआएं इनेताफ के बाद एक नुक्ते पर मरकूज होती हैं। तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी। तो देखिए जो तीसरा सवाल है, एक कार 15 मिनट तक 60 किलोमीटर फी घंटे की चाल से चलती है, फिर अगले 10 मिनट 36 किलोमीटर फी घंटे की चाल से चलती है। कार से तयशुदा कुल फासला है। तो देखिए 15 मिनट तक जो कार की स्पीड होती है वो 60 किलोमीटर फी घंटा है। उसके बाद अगले 10 मिनट उसकी जो रफ्तार है वो कम हो रही है, 36 किलोमीटर फी घंटा उसकी चाल है। तो इस तरह से कार से तयशुदा कुल फासला हमें मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ज़ाबिता लिखेंगे, हमें फासला मालूम करना है। तो फासला मालूम करने का जो ज़ाबिता है, चाल ज़रब वक्त, ये फासला मालूम करने का ज़ाबिता है। अब यहाँ पर देखिए जो वक्त दे रहा है, वक्त यहाँ पर मिनट में दे रहा है, 15 मिनट है। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, वक्त के कई में दे रहा है, 15 मिनट दे रहा है। देखिए यहाँ पर जो वक्त है मिनट में है और चाल किलोमीटर फी घंटा में है। तो यहाँ पर इकाइयाँ जब चाल किलोमीटर फी घंटा में है तो वक्त भी घंटे में होना ज़रूरी है। अगर मीटर फी सेकंड में चाल होती तो वक्त सेकंड में होना। तो इकाइयों को सेम बनाना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर वक्त हमारे पास 15 मिनट है, तो 15 मिनट को अगर हम घंटे में तब्दील करेंगे ये 15/60 होगा, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 15 मिनट को अगर हम घंटे में तब्दील करेंगे तो 15/60 ये घंटे में तब्दील हो गया। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कितना है चाल, पहले 15 मिनट में चाल कितनी है, 60 किलोमीटर फी घंटा है, और वक्त कितना है, 15 मिनट है। तो 15 मिनट को अगर हम घंटे में तब्दील करेंगे तो 15/60 होगा। तो ये 60 और ये 60 कैंसिल होगा, तो 15 किलोमीटर। तो ये पहला डिस्टेंस है। जब स्पीड हमारी 60 किलोमीटर फी घंटा थी तो कितना फासला तय किया, 15 किलोमीटर। नेक्स्ट ज़ाबिता वही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए हमारी चाल कितनी है, 36 किलोमीटर है फी घंटा, और वक्त कितना लग रहा है, 10 मिनट। तो 10 मिनट को भी घंटे में तब्दील करेंगे तो 10/60 होगा। ये सिफर कट होगा, 6 1 6 6 6 36। तो यहाँ पर ये कितना हुआ, 6 किलोमीटर। तो पहले कितना फासला तय किया, 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से स्पीड से यहाँ पर 15 किलोमीटर, और 36 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से 6 किलोमीटर। तो टोटल कितना हुआ, 15 + 6 कितना हुआ, 21 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट जो चौथा सवाल है, आवाज़ की सरअत फ्रीक्वेंसी की इकाई है। द यूनिट टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, यानी आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी सरअत, उसकी जो पैमाइशी इकाई। देखिए यहाँ पर जो पैमाइशी इकाई पूछता है ये एसआई यूनिट पूछता है। एसआई यानी सिस्टम इंटरनेशनल, यानी बैनुल अक़वामी इकाई। तो ये जो सेकंड है ये वक्त की एसआई यूनिट है, यानी वक्त की जो बैनुल अक़वामी इकाई है वो सेकंड है, मिनट और घंटा नहीं है बल्कि सेकंड है। इसी तरह से केल्विन जो एसआई यूनिट किसकी है, ये दर्जे हरारत की। दर्जे हरारत की एसआई यूनिट इसे कहा जाता है, बैनुल अक़वामी इकाई केल्विन किसकी है, ये दर्जे हरारत की। इसी तरह से जो मीटर है लंबाई की एसआई यूनिट है। तो अब यहाँ पर जो बच रहा है वो हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है ये
आवाज़ की जो सरअत है उसकी SI यूनिट है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी आवाज़ की जो सरअत की पैमाइश इकाई कौन सी है? हर्ट्ज। देखिए जो 5वां सवाल है, दर्ज झील बयानात को पढ़ें और सही मुतबादिल का इंतखाब करें। बयान 1 दिया हुआ है। क्या है बयान 1? एक रबर की चसनी पर लगने वाले फिजाई दबाव की वजह से ये हमवार सतह से चिपक जाती है। बयान 2 क्या कह रहा है? चसनी को सतह से खींचकर अलहदा करने के लिए इतनी कुव्वत दरकार होगी जो फिजाई दबाव पर गालिब आ सके। तो चसनी जो है एक रबर का हिस्सा होता है जो अक्सर खिलौनों वगैरह में रहता है, ऊपर ये अंदर पूरा गैप रहता है। अगर ये किसी सतह से अगर हम इसमें की दरमियान की हवा को निकालेंगे तो ये दीवार से क्या है? चिपक जाती है। तो इसे सकर या चसनी कहा जाता है। तो उसके लिए 2 बयान दिए हुए हैं कि एक रबर की चसनी पर लगने वाले फिजाई दबाव की वजह से ये हमवार सतह से चिपक जाती है, यानी इसमें के अंदर की हवा पूरी बाहर निकाल लेंगे तो इस पर क्या है? बाहर का फिजाई दबाव पड़ेगा। इस पर फिजाई दबाव पड़ने की वजह से ये दीवार से चिपक जाती है और इस तरह से चिपक जाती है कि उसको हमें खींच कर निकालना आसान नहीं होता। तो उस पर क्या है? फिजाई, यहाँ से पूरी हवा बाहर आ जाती है, खारिज होकर के पूरी तरह से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर इसके ऊपर बाहर से जो प्रेशर पड़ता है उससे ये किसी हमवार सतह से चिपक जाती है। तो ये बयान सही है, बयान 1 सही है। अब चसनी को सतह से खींचकर अलहदा करने के लिए उतनी कुव्वत दरकार होगी जो फिजाई दबाव पर गालिब आ सके। अब इसे दीवार से हमें खींच करके निकालना है। इसे दीवार से हमें क्या करना है? खींचना है, इस तरफ उसको निकालना है, खींचना है। तो उसको खींचने के लिए इतनी कुव्वत की जरूरत होगी जो कि यहाँ पर पड़ने वाले इस फिजाई दबाव पर क्या आना? वो गालिब आ सकना। यानी इस फिजाई दबाव से अगर हम ज्यादा दबाव यहाँ पर लगा रहे हैं उसको खींचने के लिए, तभी ये सतह से अलग होगी, वरना अलग नहीं होगी। तो बयान 2 भी क्या है? बयान 1 भी सही है, बयान 2 भी सही है। तो देखिए ऑप्शंस क्या हैं? दोनों बयान गलत हैं, तो ऑप्शन ए नहीं है हमारा जवाब। बयान 1 गलत, बयान 2 सही नहीं, ये भी गलत है। बयान 1 सही और बयान 2 गलत नहीं, बल्कि ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है कि दोनों बयानात सही हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इस तरह से 5वें सवाल का जो सही जवाब है ऑप्शन डी। देखिए जो 6ठा सवाल है, दर्ज झील बयानात को पढ़ें और सही मुतबादिल का इंतखाब करें। तो यहाँ पर बयान ए दिया हुआ है। क्या है बयान ए? गाड़ियों के पहियों में इस्तेमाल होने वाले बॉल बेरिंग इन्हें आसानी से हरकत देने में मदद करते हैं। तो गाड़ियों में जो बॉल बेरिंग्स होते हैं इस तरह से, यहाँ पर एक दायरा और उसके ऊपर और एक इस तरह से मेटल का होता है, बीच में लोहे की गोलियां होती हैं, ये बॉल बेरिंग्स होते हैं। ये जो बॉल बेरिंग होते हैं ये पहियों को हरकत देने में मदद करते हैं। तो बयान ए सही है। अब इसकी वजह क्या बता रहा है? देखिए बॉल बेरिंग पहियों पर ज्यादा वजन डालता है और धरी एक्सल को तोड़ देता है। तो ये उसकी गलत वजह है। तो बॉल बेरिंग क्या है? पहियों पर ज्यादा वजन नहीं डालता और उसके एक्सल को भी नहीं तोड़ता। तो ये वजह गलत है, यानी बयान सही है, वजह गलत है। तो ए सही है और आर ए की गलत वजाहत है। यानी बयान तो सही है मगर जो आर जो है ए की गलत वजाहत है, यानी ऑप्शन ए ही हमारा सही जवाब है। बयान तो सही है मगर जो उसकी वजाहत की जा रही है आर में, उसका जो रीजन बताया जा रहा है वो गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल नंबर 7 की अगर हम बात करेंगे तो सवाल नंबर 7 जो है, हवा से भरे गुब्बारे की रफ्तार और सिमत की तब्दीली का जिम्मेदार उमूर है। यानी हवा से भरा हुआ जो गुब्बारा होता है, जो बलून होता है, उसकी रफ्तार और उसकी जो सिमत है यानी उसकी डायरेक्शन में तब्दीली के लिए कौन जिम्मेदार है? तो देखिए यहाँ पर हवा से भरे गुब्बारे की रफ्तार और सिमत कब बदलती है? जब उसके ऊपर कुव्वत लगती है, यानी कुव्वत की वजह से ही उसकी सिमत और रफ्तार तब्दील होती है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट सवाल नंबर 8 देखिए, एक लड़की साइकिल चलाते हुए रुकने के लिए ब्रेक लगाती है। साइकिल के पहिए पर ब्रेक से लगने वाली कुव्वत है, यानी साइकिल के पहिए पर ब्रेक से लगने वाली कुव्वत कौन सी कुव्वत है? देखिए, कशिश शकल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ये जमीन के अंदर होती है जो चीजों को अपने तरफ खींचती है। कुव्वत कशिश शकल। कुव्वत रगड़ इसका सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पर जब ब्रेक लगता है तो पहिए और ब्रेक में जो लगने वाली कुव्वत है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, कुव्वत रगड़ होती है। मैकेनिकी कुव्वत भी नहीं है, मैग्नेटिसी कुव्वत भी नहीं होती। तो साइकिल पर जब हम ब्रेक लगाते हैं साइकिल को रोकने के लिए, तो ब्रेक के जरिए पहिए पर लगने वाली जो कुव्वत है वो कुव्वत रगड़ है। अब देखिए 9वां सवाल क्या है, इत्साली कुव्वत के लिए मौजू मिसाल है। इत्साली कुव्वत यानी कॉन्टैक्ट फोर्स किस कहते हैं इसको। दो किस्म की कुव्वतें होते हैं, एक इत्साली, दूसरा गैर इत्साली यानी नॉन कॉन्टैक्ट। जैसे मैग्नेटिस चीजों को अपने तरफ कशिश खींचती है तो वो गैर इत्साली कुव्वत है। देखिए, कंघी के जरिए कागज के टुकड़ों की कशिश, तो कंघी जब बालों पर हम उसको कंघी को घिसते हैं तो वो कंघी क्या करती है, कागज के टुकड़ों को हरकत देती है या उनको कशिश करती है। तो यहाँ पर ये गैर इत्तिसाली कुव्वत की मिसाल है। ये कौन सी कुव्वत की मिसाल है? गैर इत्तिसाली, नॉन कॉन्टैक्ट। इसी तरह से लोहे के ऑप्शन सी अगर हम देखेंगे तो लोहे के टुकड़ों को मैग्नेटिस कशिश करता है, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। यहाँ पर बगैर किसी टच के वो क्या है, कशिश करता है। इसी तरह से चलती हुई बैलगाड़ी है, नीचे नदी की तरफ बहता हुआ पानी है। तो यहाँ पर देखिए नीचे नदी की तरफ बहता हुआ पानी, तो यहाँ पर भी कशिश शकल की कुव्वत की वजह से पानी नीचे बहता है, तो ये भी गैर इत्तिसाली कुव्वत ही है। तो अब यहाँ पर इत्तिसाली कुव्वत की जो मिसाल है वो क्या है? चलती हुई बैलगाड़ी, क्योंकि बैलगाड़ी चलने के लिए यहाँ पर उजलाती कुव्वत की जरूरत होती है। उजलाती कुव्वत हमारे जो उजलाती कुव्वत है वो कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल है, इत्तिसाली कुव्वत की मिसाल है। तो इसका जो सही जवाब है चलती हुई बैलगाड़ी, इत्तिसाली कुव्वत के लिए मौजू मिसाल है। देखिए सवाल नंबर 10 आवाज सबक से जुड़ा हुआ है। ढोलक ड्रम पीटने से पैदा होने वाली आवाज की पिच सीटी बजाने से पैदा होने वाली आवाज की पिच से कम होती है, यानी सीटी की जो आवाज है उसका जो पिच है वो ज्यादा है, जबकि ड्रम को पीटने से पैदा होने वाली आवाज का पिच कम होता है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि सही वजह हमें देखना है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, ढोलक की आवाज की शरत ज्यादा और सीटी की आवाज की शरत कम है। तो एक बात याद रखिए, आवाज का जो पिच होता है, पिच ऑफ द साउंड, ये उसकी जो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी पिच आवाज की शरत से रास्त तनासुब में होता है, यानी पिच ज्यादा है तो शरत ज्यादा होगी, पिच कम है तो शरत कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि पिच ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, पिच कम है तो फ्रीक्वेंसी यानी शरत भी कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी पिच मतलब क्या है कि पिच बोले तो आवाज कितनी तेज है या कितनी कम है, उसको हम पिच कहते हैं, आवाज की पिच कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए सीटी का पिच यहाँ पर ज्यादा कहा जा रहा है, ढोलक का पिच कम है, तो ढोलक की आवाज की शरत यहाँ पर ज्यादा और सीटी की आवाज की शरत कम है। तो ये ऑप्शन हो सकता है नहीं, क्योंकि सीटी की आवाज की शरत कम कहा जा रहा है। अगर सीटी की आवाज का पिच ज्यादा है तो उसका शरत भी क्या होना यहाँ पर ज्यादा होना, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ढोलक
की आवाज़ की सरअत कम और सीटी की आवाज़ की सरअत ज़्यादा है। देखिए ये ऑप्शन सही है, क्योंकि सीटी का पिच ज़्यादा है तो उसका सरअत भी ज़्यादा होगा। ढोलक की आवाज़ की सरअत कम है तो उसका पिच भी कम है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही वजह को बता रहा है। ऑप्शन सी अगर हम देखेंगे तो दोनों की आवाज़ की सरअत ज़्यादा और दोनों की आवाज़ की सरअत कम, ये दो ऑप्शंस नहीं हो सकते। देखिए पिच अगर ज़्यादा है तो सरअत ज़्यादा होगी, पिच अगर कम है तो सरअत भी कम होगी। ये दोनों के दरमियान में ताल्लुक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इस तरह से ढोलक की पिच, आवाज़ की पिच कम है तो उसकी सरअत भी कम है, और सीटी की आवाज़ की पिच ज़्यादा है तो सीटी की आवाज़ की सरअत भी ज़्यादा है। तो सवाल नंबर 11 क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 11 में 6 मुरब्बा मीटर के रकबे वाले लकड़ी के तख्ते पर जब 3 न्यूटन कुव्वत डाली जाती है तो दबाव है। तो यहाँ पर हमें दबाव मालूम करना है, प्रेशर मालूम करना है। तो दबाव मालूम करने का जो ज़ाबिता है, तो दबाव बराबर कुव्वत बटे रकबा। इसको अगर हम लिखेंगे तो P इजिकल्स टू प्रेशर डिवाइडेड बाय फोर्स अपॉन एरिया। P यानी यहाँ पर ये प्रेशर है, फोर्स और एरिया। तो देखिए कुव्वत कितनी कहा जा रहा है? 3 न्यूटन। जो कुव्वत को नापा जाता है वो न्यूटन में 3 न्यूटन, और रकबा कितना है? 6 मुरब्बा सेंटीमीटर। 3/6 अगर इसको हम मुख्तसर करेंगे तो 3 1 3 3 2 6 1/2। तो यहाँ पर दबाव कितना है? 1/2, और दबाव की जो इकाई है पास्कल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है? दर्ज झील में से रगड़ की किस्म और इसकी मिसाल का इंतखाब जो सही है। देखिए क्या है यहाँ पर ऑप्शंस। ऑप्शन ए में क्या कहा जा रहा है? फिसलवां रगड़ कैरम के 5 कैरम बोर्ड में हरकत करते हैं। देखिए फिसलवां रगड़ यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसे अंग्रेजी में स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि कैरम के 5 यानी कैरम के जो हम कॉइन्स कहते हैं, तो कैरम के जो 5 हैं कैरम बोर्ड में हरकत करते हैं। किसकी वजह से? फिसलवां रगड़ की वजह से। दूसरा क्या कहा जा रहा है? रोलिंग रगड़ लोहे की गेंद तेल से भरी ट्यूब में हरकत करती है। रोलिंग रगड़ की वजह से लोहे की गेंद तेल से भरी ट्यूब में हरकत करती है। इसी तरह से सुकूनी रगड़ बॉल बेरिंग वाले पहिए की गर्दिश के लिए जिम्मेदार है, यानी वहां पर बॉल बेरिंग में सुकूनी रगड़ होती है। और चौथा क्या कहा जा रहा है? सयाल रगड़ यानी खुरदरी सतह पर माचिस की तीली को मारना। तो कौन सा यहाँ पर सही है? देखिए कैरम के जो 5 कैरम बोर्ड में हरकत करते हैं तो वहां पर जो कुव्वत रगड़ होती है उसी को हम क्या कहते हैं? फिसलवां रगड़। ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। फिसलवां रगड़ की एग्जाम्पल क्या है? कैरम बोर्ड के जो कॉइन्स हैं कैरम बोर्ड में हरकत करते हैं तो वहां पर बोर्ड और उसके जो कॉइन्स के दरमियान में जो रगड़ होती है वो फिसलवां रगड़ है। रोलिंग रगड़ किस में होती है? रोलिंग रगड़ जो है बॉल बेरिंग में होती है। यहाँ पर ये तेल की भरी ट्यूब में कह रहा है। रोलिंग रगड़ जो है पहियों में होती है। रोलिंग रगड़ की सही एग्जाम्पल पहिए। और सुकूनी जो रगड़ होती है स्टैटिक फोर्स इसे कहा जाता है। तो सुकूनी रगड़ किसके दरमियान होती है? जब हम किसी चीज़ को सतह से ढकेलते रहते हैं, अलमारी को फर्श पर से ढकेलते रहते हैं, तो अलमारी और फर्श के दरमियान जो रगड़ पैदा होती है उसको सुकूनी रगड़ कहते हैं। उसकी एग्जाम्पल सयाल रगड़ जो लिक्विड में होती है, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि लोहे की गेंद तेल से भरी हुई ट्यूब में हरकत करती है, तो ये सयाल रगड़ की मिसाल है। तो ये तीनों गलत रगड़ के लिए गलत मिसालें हैं। सही जो है फिसलवां रगड़ की जो मिसाल है कि कैरम के जो 5 हैं कैरम बोर्ड में हरकत करते हैं, ये ऑप्शन ए सही जवाब है। तो देखिए साइंस में जो तबैयात का फिजिक्स का पार्ट मुकम्मिल हुआ सवाल नंबर 1 से 12 तक। अब जो दूसरा पार्ट है कीमिया से केमिस्ट्री का पार्ट यहाँ पर शुरू हो रहा है सवाल नंबर 13 से
केमिस्ट्री से जुड़े सवालात होते हैं। तो सवाल नंबर 13 देखिए, हल्का या सल्फ्यूरिक एसिड और चूने के पानी के दरमियान कीमियाई तामुल से हासिल होने वाले महासिलात हैं। देखिए हल्का या हुआ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो H2SO4, और चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो दोनों के दरमियान जो तामुल होने से हमें क्या हासिल होता है? सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन हासिल होता है? नहीं, यहाँ पर सोडियम तो नहीं होगा। पोटाशियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड, पोटाशियम भी इसमें नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम सल्फेट और पानी, देखिए कैल्शियम और सल्फेट ये मिल जाते हैं CaSO4 प्लस H2O, तो ये इसका सही जवाब है। कैल्शियम सल्फेट और पानी हमें हासिल होता है जब हल्का या हुआ सल्फ्यूरिक एसिड और चूने का पानी तामुल करते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट और पानी हासिल होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए सवाल नंबर 14, मंदरज झील में कीमियाई तब्दीली की मिसाल है। ये जमात हफ्तम का जो टॉपिक है तबई और कीमियाई तब्दीली से जुड़ा हुआ सवाल है। तो पानी का उबलना, ये कौन सी तब्दीली है? ये तबई तब्दीली की मिसाल है। फिजिकल चेंज की मिसाल है। लोहे का जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये कीमियाई तब्दीली की मिसाल है। चौक के टुकड़े का पाउडर बनना, ये तबई तब्दीली की मिसाल है। धात के टुकड़े को गर्म करने पर उसका रंग बदलना, ये भी तबई तब्दीली की मिसाल है। जबकि लोहे का जंग लगना ये कीमियाई तब्दीली की मिसाल है। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल नंबर 15, पॉलिस्टर रेशे कपड़े बनाने के लिए ज्यादा मौजू है, इसकी वजह? जो पॉलिस्टर रेशे हैं, पॉलिस्टर जो है तालीफी रेशों में आता है, ये कपड़े बनाने के लिए ज्यादा मौजू है। कौन सी खुसूसियत की वजह से? आसानी से झुर्रियाँ नहीं पड़ती, मजबूत, लचकदार और हल्का होता है, मुख्तलिफ रंगों में रंगा जा सकता है, हल्का और फायर प्रूफ होता है। तो अगर हम पॉलिस्टर रेशे के खुसूसियात को अगर हमें याद हैं तो उसमें हमने पढ़ा है कि इसमें आसानी से झुर्रियाँ नहीं पड़ती, डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली, इसमें झुर्रियाँ नहीं बनती, ये इसकी अहम खुसूसियत है। इस वजह से इसे कपड़े बनाने के लिए इसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा मौजू है। तो 15वें सवाल का जो सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए सवाल नंबर 16, कशीदा पानी से बने 4 महलूल झील में दिए गए हैं। यानी कशीदा पानी यानी डिस्टिल्ड वाटर, यानी ऐसा पानी जिसमें जो नमकियात से पाक होता है, नमकियात से बरी होता है, ऐसे पानी को डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। तो उससे 4 महलूल बने हुए हैं। एक साबुन का महलूल है, शक्कर का महलूल, चूने का पानी और सिरका यानी विनेगर। तो अब सवाल क्या है, देखिए वो महलूल जो फेनोल्फ्थलीन इंडिकेटर के साथ गुलाबी रंग देता है, तो कौन सा महलूल फेनोल्फ्थलीन इंडिकेटर के साथ गुलाबी रंग देता है? देखिए फेनोल्फ्थलीन इंडिकेटर के साथ कौन सा महलूल गुलाबी रंग देता है? जो असास हो, जो बेस होता है वही गुलाबी रंग देता है। तो अब यहाँ पर इन 4 महलूल में कौन कौन से असास हैं? तो देखिए साबुन का महलूल भी असास होता है, शक्कर का महलूल असास नहीं होता, चूने का पानी असास होता है, जबकि सिरका तेजाब होता है सिरके में। तो ए और सी 2 ऐसे महलूल हैं जिनमें फेनोल्फ्थलीन इंडिकेटर को डाला जाएगा तो उसमें उसका रंग गुलाबी हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है ए और सी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए सवाल नंबर 17, मंदरज झील में सही ग्रुप जो प्लास्टिक की नुमाइंदगी करता है। ऑप्शन ए में पॉलीथीन, रेयॉन, एक्रिलिक। देखिए रेयॉन और एक्रिलिक यहाँ पर कपड़े हैं, प्लास्टिक नहीं है, ये रेयॉन और एक्रिलिक। तो इस तरह से ऑप्शन ए प्लास्टिक के लिए सही नुमाइंदगी नहीं है। ऑप्शन बी देखिए बेकेलाइट, पॉलीथीन, पीवीसी। तो बेकेलाइट यहाँ पर
प्लास्टिक की ही किस्म है, पॉलीथीन भी प्लास्टिक है और पीवीसी भी प्लास्टिक है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी पर अगर हम नज़र डालेंगे तो पीवीसी और टेरिलिन पॉलीथीन, यहाँ पर टेरिलिन क्या है, प्लास्टिक में नहीं आता, तो ऑप्शन सी नहीं है। इसी तरह से ऑप्शन डी में नायलॉन जो है ये प्लास्टिक में नहीं आता, तो ऑप्शन डी भी नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, बेकेलाइट, पॉलीथीन और पीवीसी ये प्लास्टिक ग्रुप की सही नुमाइंदगी करता है। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 18 अगर हम देखेंगे, सही जोड़ी जो दर्ज झील में कीमियाई तामुल से गुजरती है। देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन ए में क्या है, आयरन सल्फेट यानी FeSO4 + Cu ये दिया हुआ है। दूसरा लेड नाइट्रेट, लेड यानी PbNO3 और चांदी दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट प्लस चांदी। और इसी तरह से कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक, और इसी तरह से जिंक सल्फेट ZnSO4 और लोहा। तो इसमें कौन सी जोड़ी में कीमियाई तामुल होता है, यानी कौन सी जोड़ी में यहाँ पर कौन से ऑप्शन में कीमियाई तामुल मुमकिन है, ये हमें पता लगाना है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि किसमें तामुल मुमकिन है। तो देखिए यहाँ पर लोहे का सल्फेट, आयरन सल्फेट और कॉपर है, तो इनके दरमियान में तामुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर है ये लोहे से कम तामुल पजीर है, लेस रिएक्टिव है। तो इस तरह से यहाँ पर जो कॉपर है लोहे को उसके मुरक्कब से नहीं हिटा सकता, तो पहला रिएक्शन नामुमकिन है। दूसरा जो है लेड नाइट्रेट और चांदी के टुकड़े, तो लेड नाइट्रेट और चांदी के टुकड़ों में भी क्या है, यहाँ पर तामुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चांदी जो है लेड से लेस रिएक्टिव है, कम तामुल पजीर है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करेंगे तो कॉपर सल्फेट और जिंक, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में भी तामुल मुमकिन नहीं है, ऑप्शन सी में तामुल मुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा तामुल पजीर है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसके महलूल से हटाएगा, तो यहाँ पर तामुल मुमकिन है। ये जिंक सल्फेट बनेगा और यहाँ पर कॉपर अलग होगा। तो ऑप्शन सी में रिएक्शन क्या है होगा, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी तरह से यहाँ पर जिंक सल्फेट और लोहे में भी तामुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि लोहा जिंक से कम तामुल पजीर है, तो ऑप्शन डी में भी कीमियाई तामुल नामुमकिन है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला है सवाल नंबर 19, दिए गए अशिया और इनके इस्तेमाल का मुशाहिदा करें। तो यहाँ पर देखिए कोक, बिटुमिन, कोयला गैस, कोल tar। तो यहाँ पर कोक के सामने जो दिया हुआ है फौलाद की तैयारी, बिटुमिन धातुओं की तखलीस, कोयला गैस सनती ईंधन और कोल tar नेफ्थलीन गोलियां। तो हमें इसमें सही जोड़ियों की शनाख्त करना है कि अशिया और उनके जो सामने इस्तेमाल दिया हुआ है क्या वो सही जोड़ है या नहीं, पता लगाना है हमें। तो कोक का जो जोड़ है देखिए फौलाद की तैयारी, तो मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, तो कोक को लोहे की तैयारी में, फौलाद की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अगर हम बिटुमिन को देखेंगे तो बिटुमिन धातुओं की तखलीस में से इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसको सड़क की तैयारी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, धातुओं की एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में से इस्तेमाल नहीं होता। कोयला गैस को सनती ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही जोड़ है। इसी तरह से कोल tar को नेफ्थलीन की गोलियां यानी डाबर गोलियां जिसको हम कहते हैं उसमें उसका इस्तेमाल होता है, यानी यहाँ पर 3 जोड़ियां सही हैं। तो सही जोड़े देखिए ऑप्शन ए में बी, सी और डी, ये सही जोड़ा नहीं है।
और इसी तरह से ABC भी नहीं है, ABD भी नहीं है, जबकि ACD यहाँ पर सही जोड़ है। पहला, तीसरा और चौथा जोड़ यहाँ पर सही है। तो 19वें सवाल का जो सही जवाब है ऑप्शन डी। अब देखिए सवाल नंबर 20 देखिए, एक ऐसा वसाइल जिसका इंसानी सरगर्मियों से ख़त्म होने का इम्कान नहीं है। तो देखिए बहुत आसान सवाल है। देखिए कौन सा जो एनर्जी सोर्स है, रिसोर्स है, जो इंसानी सरगर्मियों से ख़त्म नहीं होगा, तो उसका जो सही जवाब है सूरज की रोशनी, ऑप्शन ए। इसको हम जितना भी इस्तेमाल करेंगे ये ख़त्म नहीं होगा। कोयले को ज़मीन से निकाला जाता है, इसको हम जितना इस्तेमाल करते जाएंगे एक ना एक दिन ये ख़त्म होगा, तो कोयला नहीं है, ख़त्म होगा। मादनियात भी एक ना एक दिन ज़मीन से, जो मिनरल्स हैं वो भी ख़त्म होंगे, जंगलात भी ख़त्म होंगे, मगर सूरज की रोशनी क्या है, ये इंसानी सरगर्मियों से इसके ख़त्म होने का इम्कान नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 21 अगर हम देखेंगे, तो सवाल नंबर 21 में क्या कहा जा रहा है, मुनासिब ईंधन जो पानी की दी गई मिकदार को उबालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कौन से ईंधन को हम पानी को उबालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन ए मिट्टी का तेल, क्योंकि ये कम धुआं पैदा करता है। ऑप्शन बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि ये ज़्यादा हरारत को पैदा करती है। तीसरा रकीक शुदा पेट्रोलियम गैस, क्योंकि इसमें कैलोरी की कीमत ज़्यादा है। चौथा मीथेन, क्योंकि इसमें ज़्यादा गैर मुस्तहकम मादे होते हैं। तो कौन सा ईंधन को हम पानी उबालने के लिए इस्तेमाल करेंगे? मिट्टी का तेल या CNG या फिर LPG या फिर मीथेन? तो सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, क्योंकि LPG ही एक आइडियल ईंधन के तौर पर इसे इस्तेमाल कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी ज़्यादा होती है, कम धुआं तो बिल्कुल पैदा ही नहीं करती, कार्बन के मुरक्कबात को खारिज नहीं करती। तो इस तरह से जो मुनासिब ईंधन हम पानी को उबालने के लिए इस्तेमाल करेंगे चारों में से, वो LPG इसका सही जवाब है। अब नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 22 क्या कह रहा है, दिए गए तजुर्बे का मुशाहिदा करें। तो यहाँ पर एक तजुर्बा का सेटअप दिया गया है, जहाँ पर X और Y के नाम हमें पता लगाना है कि इस तजुर्बे में कौन से दो चीज़ें शामिल हैं। तो वो सूरत हाल जिसमें गैस पैदा करने वाले बुलबुले टेस्ट ट्यूब में नज़र नहीं आते। तो अब यहाँ पर देखिए सवाल में क्या है कि वो सूरत हाल जिसमें गैस पैदा करने वाले बुलबुले टेस्ट ट्यूब में नज़र नहीं आते, यानी यहाँ पर जो दो चीज़ों में तामुल हो रहा है, मतलब यहाँ पर तामुल नहीं हो रहा क्योंकि गैस यहाँ पर खारिज नहीं होना है। तो ऐसे कौन से दो चीज़ें हैं, दो अनासिर या मुरक्कबात हैं जिनमें तामुल नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक। सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के दरमियान में तामुल हो सकता है, क्योंकि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड में तामुल होने पर वहाँ पर हाइड्रोजन गैस खारिज होगी, तो बुलबुले नज़र आएंगे। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तांबा, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तांबा आपस में तामुल नहीं करते, हालांकि धातें तेज़ाब के साथ तामुल करते हैं, एसिड के साथ तामुल करते हैं, मगर तांबा जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तामुल करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तामुल नहीं करता। तो यहाँ पर हम X को जो ले सकते हैं वो HCl, और ये जो Y है यहाँ पर ये तांबा होगा, क्योंकि इन दोनों में तामुल नहीं हो रहा, इस वजह से यहाँ पर गैस के बुलबुले नज़र नहीं आएंगे। तो इस तरह से जो X और Y में जो चीज़ें होंगी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तांबा। सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम में भी तामुल होता है, गैस के बुलबुले खारिज होंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एल्यूमिनियम में भी तामुल होगा और गैस के बुलबुले खारिज होंगे। सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तांबा अगर हम डालेंगे तो वहाँ पर गैस के बुलबुले हमें नज़र नहीं आएंगे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी।
अब देखिए सवाल नंबर 23 क्या है, ईंधन के एहतराक से माहौल को पहुंचने वाले नुकसान के मुतालिक दो बयानात का मुशाहिदा करें। ऑप्शन दो बयानात ए और बी दो बयानात हैं। तो बयान ए में क्या कहा जा रहा है, बयान ए में क्या कहा जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मिकदार तेजाबी बारिश का बाइस बनती है। और बयान बी में क्या है, कोयला और डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें कौन कौन से बयान सही हैं और कौन से बयान गलत हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मिकदार से तेजाबी बारिश का सबब है, तो ये बयान गलत है, क्योंकि जो तेजाबी बारिश के लिए जिम्मेदार गैसें हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैसें हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें और सल्फर डाइऑक्साइड गैसें कौन सी तेजाबी बारिश के लिए जिम्मेदार हैं। तो इस तरह से ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, तेजाबी बारिश के लिए जिम्मेदार नहीं है। तेजाबी बारिश के लिए जिम्मेदार गैसें सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें हैं। दूसरा जो बयान है, कोयला और डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है, यह सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 गैस, तो ये बयान सही है, कोयला और डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। अब यहाँ पर सही ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर क्या दिया है, देखिए F और T लेफ्ट से लेना है हमें, F एंड T, यानी पहला जो सेंटेंस है वो फॉल्स है और दूसरा ट्रू है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी में ट्रू फॉल्स है, पहला तो हमारा फॉल्स, दूसरा ट्रू है, तीसरे में फॉल्स फॉल्स है और चौथे में ट्रू ट्रू है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए फॉल्स ट्रू। तो अब यहाँ से साइंस का जो तीसरा हिस्सा है, थर्ड पार्ट, हयातियात, बायोलॉजी सेक्शन से जुड़े सवालात यहाँ पर शुरू होंगे। तो सवाल नंबर 24 से लेकर के 35 तक बायोलॉजी से जुड़े हुए सवालात होते हैं। सवाल नंबर 24 क्या कह रहा है, तग़ज़िया का तरीका जिसमें अज़ुए मुर्दा और सड़े मादों से ग़िज़ाई अज्जा को हासिल करते हैं। तो सड़े गले मादों से ग़िज़ा हासिल करने का तग़ज़िया क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर 1 में खुद परवर यानी ऑटोट्रॉप्स, तो ये सब्ज़ नबातात में होता है। सब्ज़ नबातात ऑटोट्रॉप्स होते हैं, खुद परवर हैं, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। गैर परवर यानी सब्ज़ नबातात के अलावा, सब्ज़ नबातात के अलावा जितने भी हैं इंसान, जानवर जो पेड़ पौधों पर मुनहसर होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, गैर परवर तग़ज़िया। ये सेप्रोट्रॉफिक तग़ज़िया यानी सड़ी गली चीज़ों से हासिल करने का तरीका ही सड़े मादों से हासिल करने का, ग़िज़ाई अज्जा को हासिल करने का तरीका ही सेप्रोट्रॉफिक तग़ज़िया कहलाता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, तुफ़ैली तग़ज़िया यानी ये जो मेज़बान जिस्म से ग़िज़ा को हासिल करते हैं, जैसे अमर बेल, इसकी मिसाल हम देखे थे, अमर बेल। तो अमर बेल है, तुफ़ैली तग़ज़िया की मिसाल है। ये मेज़बान जिस्म से ग़िज़ा को हासिल करते हैं और मेज़बान जिस्म को ही नुकसान पहुंचाते हैं, तुफ़ैली तग़ज़िया। सेप्रोट्रॉफिक तग़ज़िया में सड़े मादों से ग़िज़ा को हासिल करना, इसकी मिसाल जो है फफूंदी, तो इसकी जो मिसाल है फफूंदी। तो सवाल नंबर 24 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 25 में देखिए, दर्ज झील बयानात को पढ़ें और सही मुतबादिल का इंतखाब करें। बयान ए देखिए, घास इंसानी निज़ाम हाजमा में हजम नहीं होती। तो बयान जो है वो सही है, क्योंकि घास इंसानी निज़ाम हाजमा में हजम नहीं होती। अब इसकी जो वजह बता रहा है, सही वजह है क्या नहीं देखते हैं। घास में सेल्यूलोज होता है और इसको हजम करने वाले बैक्टीरिया इंसानी निज़ाम हजम में नहीं पाए जाते। तो ये ऊपर दिए गए बयान की सही वजह है कि हमारे जिस्म में घास को हजम करने वाले बैक्टीरिया नहीं पाए जाते, क्योंकि घास में सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज को हजम करने के लिए एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया जानवरों के जिस्म में पाए जाते हैं, इंसानी जिस्म में नहीं पाए जाते। इस वजह से हम घास को हजम
नहीं कर पाते। तो बयान भी सही है और उसकी वजह भी सही है। ए सही और आर गलत है, गलत, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ए और आर दोनों सही है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 26 देखिए। दर्ज झील में सही जोड़ी है जिसमें मिट्टी है और मुनासिब फसल जो इसमें उगाई जा सकती है। तो यहाँ पर जो मिट्टी दी गई है और उसमें एक फसल का है, तो सही जोड़ी कौन सी है? इसमें 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक जोड़ी सही है और वो कौन सी है उसका हमें पता लगाना है। तो ऑप्शन ए में क्या कहा जा रहा है? नबाताती मिट्टी दाल है। और बी में क्या कहा जा रहा है? ऑप्शन बी में चिकनी मिट्टी कपास। और ऑप्शन सी में रेतीली नबाताती मिट्टी गंदम यानी गेहूं। और डी क्या है? रेतीली मिट्टी कुल्थी। तो इसमें कौन सा जो है सही जोड़ी है? तो इसका जो सही जोड़ी है वो क्या है? ऑप्शन ए, यानी जो दालों को उगाया जाता है वो नबाताती मिट्टी में उगाया जाता है। बाकी की 3 जोड़ियां यहाँ पर गलत हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 27 देखिए। बीज बोने के लिए इस्तेमाल होने वाला औजार। तो बीज बोने के लिए जो औजार है, ऑप्शन ए में पटीले हैं, ऑप्शन बी में कल्टीवेटर, ऑप्शन सी में बेलचा, ऑप्शन डी में बीज ड्रिल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सी ड्रिल। देखिए नेक्स्ट सवाल नंबर 28। आलूदा पानी पीने से होने वाली बीमारियां। द डिसीज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर। गंदा पानी, आलूदा पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में तपेदिक यानी टीबी, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस ए और डी चिकन पॉक्स। तो ये चारों बीमारियों में से कौन सी बीमारी आलूदा पानी पीने से होती है? तो इसका जो सही जवाब है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए जो है, जो बीमारी है आलूदा पानी से पीने से होती है। तो मलेरिया बीमारी मच्छर के काटने से होती है, मादा एनाफिलस मच्छर के काटने से होती है। और उसके लिए जो जिम्मेदार खुरदजुआ है वो प्रोटोजुआ है। दूसरा, अगर हम टीबी की बात करेंगे तो टीबी जो है ये बैक्टीरिया से फैलती है। टीबी बैक्टीरिया से फैलती है और हवा के ज़रिए ये ट्रांसमिट होती है, यानी हवा में इसके बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो बैक्टीरिया के ज़रिए ये फैलती है टीबी। अगर हम चिकन पॉक्स की बात करेंगे तो चिकन पॉक्स वायरस से होने वाली बीमारी है। चिकन पॉक्स वायरस से होने वाली बीमारी है। ये भी, इसके भी वायरस हवा में पाए जाते हैं। चिकन पॉक्स और तपेदिक ऐसी बीमारी हैं, अगर कोई मरीज से मिलता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, तो उनके कांटेक्ट में आने से भी तपेदिक और चिकन पॉक्स बीमारियां फैलती हैं। तो टीबी बैक्टीरिया से फैलती है और मरीज के रास्त ताल्लुक में आने से भी ये फैलती है। और मलेरिया मच्छर के काटने से, मादा एनाफिलस मच्छर, और इसका जो जिम्मेदार खुरदजुआ है वो प्रोटोजुआ, चिकन पॉक्स वायरस के ज़रिए, और यहाँ पर मरीज से रास्त कांटेक्ट में आने से भी ये बीमारी फैलती है। तो हेपेटाइटिस जो बीमारी है ये आलूदा पानी पीने से ये बीमारी होती है, और इसके लिए जो जिम्मेदार, ये वायरस से फैलने वाली बीमारियों में आती है। हेपेटाइटिस ए वायरस से फैलने वाली बीमारियों में आती है, जो कि आलूदा पानी पीने से फैलती है। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 29। ईस्ट को ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये तौलीद या ये पैदा करता है, इसमें तौलीद होती है। ईस्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड बिकॉज इट रिप्रोड्यूसेस। तो इसमें जो तौलीद होती है वो आहिस्ता और अमले हाजमा के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करता है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो तौलीद होती है वो तेज होती है और वो अमले हाजमा के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब नहीं करता बल्कि खारिज करता है। ऑप्शन ए नहीं है। तो ईस्ट देखिए यहाँ पर तेजी से और तनफुस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है, तो ये इसका सही जवाब है, क्योंकि इसमें तौलीद तेजी से होती है
और ये तनफ्फुस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले ही होते हैं जिसकी वजह से ब्रेड फूलता है, बटर वगैरह फूलता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि इस जब तनफ्फुस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करता है तो उन कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुलों की वजह से ही वो ब्रेड फूलता है। तो ये इसका सही जवाब है। तेजी से और इसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जब करता है, ये ऑप्शन नहीं है। आहिस्ता तो इसमें तौलीद होती ही नहीं है, तो इसमें जो तौलीद होती है तेजी से, और तनफ्फुस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 30 अगर हम देखेंगे, पास्चराइज्ड दूध को उबाले बगैर पिया जा सकता है क्योंकि ये जो पास्चराइज्ड दूध होता है उसको हम उबाले बगैर पी सकते हैं, क्यों? उसके ऑप्शंस हैं, नुकसानदा खुर्द-अज़ियों से पाक होता है, ऑप्शन बी चिकनाई नहीं होती, मुफीद बैक्टीरिया से भरपूर होता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि पास्चराइज्ड दूध नुकसानदा खुर्द-अज़ियों से पाक होता है, इसको हम उबाले बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये पास्चराइज्ड दूध क्या होता है, यानी पास्चराइज्ड दूध में क्या है, दूध को 70 डिग्री तक गर्म किया जाता है, 70 डिग्री तक गर्म किया जाता है, वो भी कितने वक्त के लिए, 15 से 30 सेकंड तक। 15 से 30 सेकंड तक इसको गर्म करके फौरन ठंडा किया जाता है। तो यहाँ पर दूध को 70 डिग्री तक 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके फौरन ठंडा किया जाता है। तो ये तरीका पास्चराइजेशन कहलाता है, और इस तरह का जो दूध होता है उसे पास्चराइज्ड दूध कहा जाता है, जिसको पैकेट्स में डाल करके फरोख्त किया जाता है। तो ऐसा दूध हम बगैर उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये नुकसानदा खुर्द-अज़ियों से पाक होता है। अब नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 क्या कह रहा है, एक तालिब इल्म चार्ट का मुशाहिदा करने के बाद इसकी शनाख्त नबाताती खुलिये के तौर पर करता है। तो एक तालिब इल्म चार्ट का मुशाहिदा करता है, उसमें जो शक्ल थी तो उसको क्या कह रहा है, वो नबाताती खुलिया कह रहा है, उसे नबाताती खुलिये के तौर पर शनाख्त करता है। क्यों करता है, 4 वजूहात में सही वजह को हम देखना है। बड़े वैक्यूल और कई छोटे रंग के अज्जा मौजूद हैं, ऑप्शन ए। बी क्या है, छोटे वैक्यूल्स और खुलवी दीवार मौजूद हैं। तो देखिए खुलवी दीवार मौजूद हैं, स्मॉल वैक्यूल्स, तो इसमें स्मॉल वैक्यूल्स तो नहीं पाए जाते, ये हमारा ऑप्शन बी नहीं है। छोटे वैक्यूल्स इसमें नहीं रहते, बड़े रहते हैं। खुलवी दीवार मौजूद नहीं और बड़े वैक्यूल्स मौजूद हैं। देखिए खुलवी दीवार नहीं है तो वो नबाताती खुलिया नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है। मरकज़ा है और खुलवी दीवार मौजूद नहीं है, तो खुलवी दीवार नहीं है तो वो नबाताती खुलिया नहीं हो सकता। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि उसमें बड़ा वैक्यूल होता है और कई छोटे रंग के अज्जा मौजूद होते हैं। तो उसका जो सही जवाब है सवाल नंबर 31 का सही जवाब ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 32 क्या कह रहा है, अज़ियों का वो ग्रोह जिनके दरमियान तौलीद की सलाहियत होती है। अज़ियों का वो ग्रोह, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जिनमें तौलीद की सलाहियत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको तो हम खानदान तो नहीं कहते बल्कि वो अनवा, स्पीसीज। अज़ियों का वो ग्रोह जिनके दरमियान तौलीद की सलाहियत होती है उसे अनवा कहा जाता है। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 33 देखिए, कुछ रूबा ज़वाल अनवा का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है, इसकी वजह इनकी कुदरती रिहाइश गाह में है। कौन सी वजह है, नई अनवा को लाया जाए, मुकामी अनवा में इजाफा, गिज़ा दस्तयाब है, जंगल कारी की जाए। न्यू स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस्ड, एंडेमिक स्पीसीज इंक्रीज्ड, फूड इज अवेलेबल, रिफॉरेस्टेशन इज फाउंड। तो इसमें कौन सी सही वजह है,
जिसकी वजह से रू ब ज़वाल अनवा का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। तो इसकी देखिए, मुकामी अनवा के इजाफा होने से उनको कोई नुकसान नहीं होगा। ग़िज़ा दस्तियाब है तो अच्छी बात है, जंगल कारी की जाए तो भी इससे कोई नुकसान नहीं। तो नई अनवा को लाने से क्या है, रू ब ज़वाल अनवा का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह क्या है, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 34, न्यूक्लियस में पाए जाने वाले धागे नुमा साख्तें। तो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले धागे नुमा साख्तों को क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम्स। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो खुलिये का जो मरकज़ा होता है, मरकज़े को न्यूक्लियस कहा जाता है। उसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या है, वो क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आज के इस वीडियो का और साइंस मजमून से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल, सवाल नंबर 35, एक ज़रूरी साइंसदान कॉफ़ी के बाग का दौरा करने के बाद किसान को छिड़काव निज़ाम स्प्रिंकलर सिस्टम इस्तेमाल करने का मशवरा देता है क्योंकि बाग में है। देखिए, कॉफ़ी के बाग को एक ज़रूरी साइंसदान क्या करता है, वहाँ पर छिड़काव जो आबपाशी का निज़ाम है उसको इस्तेमाल करने का मशवरा देता है, क्योंकि वो ज़मीन कैसी है, ना हमवार ज़मीन और काफ़ी पानी नहीं है। हमवार ज़मीन और ज़्यादा तग़ज़ी अज्ज़ा हैं, खड़ी ज़मीन और ज़मीन पर पानी ज़्यादा है, नम ज़मीन और तग़ज़ी अज्ज़ा कम है। तो इसमें कैसी ज़मीन है जिसकी वजह से यहाँ पर छिड़काव निज़ाम को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है, देखिए, ना हमवार ज़मीन है और पानी भी वहाँ पर सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट वाटर। ज़मीन तो एक लेवल नहीं है, ना हमवार है और पानी भी काफ़ी नहीं है। हमवार ज़मीन और है तो वहाँ पर ये तरीके को नहीं इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता। तो ज़मीन पर पानी ज़्यादा है तो ये तरीके को इस्तेमाल करने का मशवरा नहीं दिया जाता। नम ज़मीन है तो भी ये तरीका कारगर नहीं है, बल्कि जहाँ पर पानी बहुत कम होता है, ज़मीन ना हमवार होती है, तो ऐसे ज़मीन पर, ऐसे खेतों में छिड़काव निज़ाम को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो इस तरह से सैट 2023-24 में साइंस मजमून से जुड़े सवालात यहीं पर मुकम्मल होते हैं। तो आप इस वीडियो को ख़ुद देखें, 8वीं जमात के तुलबा और NMS बैठे हुए तुलबा के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि हमारे चैनल की हर नई नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।